नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं और आप मिलकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो FIR होता है वह किन किन मामलों में होता है, यानी जो ऑफेंसेस होते हैं वह कितने प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं और उनमें जो FIR होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है और जो FIR होता है उसका कोई एविडेंशियली वैल्यू है कि नहीं, यानी एक FIR को साक्ष्य के तौर पर माना जाता है या नहीं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हवाले से हम इन सभी बातों को समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है इन शॉर्ट में BNSS। BNSS स्टैंड्स फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। BNSS स्टैंड्स फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। मैं यह बार बार आपको शॉर्ट में भी लिखता हूं और पूरा फुल फॉर्म भी इसका इसलिए लिखता हूं क्योंकि यह क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, स्पेलिंग पूछी जाएगी, तो स्पेलिंग भारतीय का कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको आप बार बार रिपीट कर लेंगे, इससे आपके दिमाग में यह बात बैठ जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब कोई भी ऑफेंस होता है, ऑफेंस हुआ, इन जनरल हो गया, ये ऑफेंस हो गया यानी अपराध हो गया। अपराध जैसे ही होता है इसकी सूचना, हमारा काम होता है इसकी सूचना जो है हम थाने में देते हैं, ठीक है, यही बात न है। ऑफेंस हुआ, लेकिन ऑफेंस को कानून के तहत यानी जो आपका क्रिमिनल लॉ है उसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, ध्यान से समझिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे ही हम कहते हैं संज्ञेय अपराध, ठीक है, यह हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। और एक हो गया आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऑफेंस की दो कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब यह आप समझेंगे कैसे कि ये नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है और कॉग्निजेबल क्या होता है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। इसमें सबसे पहले तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुलिस इसको, जो अपराधी है इसमें, उसको विदाउट वारंट यानी पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, इमीडिएट अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, यह दिया कहाँ हुआ है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका, फर्स्ट शेड्यूल है वहां पर यह दिया हुआ है कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो वहीं अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करूं तो इसमें पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि जो आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसमें वारंट की जरूरत होती है। विदाउट वारंट जो है, विदाउट वारंट यहां पर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। और वही बात यहां भी है कि यह जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यह कहाँ दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है, यह भी आपको फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में। अपराध हमने देख लिया, ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस होता है तो ऑफेंस को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी पुलिस को अरेस्टिंग के लिए किसी भी प्रकार के वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। और यह जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यह जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑफेंस का, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस जो है आपका, यह दिया हुआ है आपके फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका, वहां पर वर्गीकरण, जो अपराध का वर्गीकरण दिया हुआ है वह आपको दिया हुआ है
फर्स्ट शेड्यूल, एक पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। जो लास्ट सेक्शन है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा का सेक्शन आपका 531 531 जो सेक्शन है, उसके लास्ट में आप देखिएगा एक चार्ट बना होता है, पूरा एक टेबल बना हुआ है। वहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कौन कौन से ऑफेंसेस आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यह बात तो समझ गए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। हम यह भी समझ गए कि यह जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है जिसमें कि हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, उसी में दिया हुआ है, उसी में हमें पता चलता है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और यह जो आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 531 BNSS का लास्ट सेक्शन जो है 531, उसके बाद जो नेक्स्ट आप पेज पलटेंगे बियर एक्ट का, तो वहाँ पर यह टेबल बना होगा, पूरा एक टेबल बना होता है जहाँ की ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। उसमें लिखा हुआ है उसके आगे कौन से अपराध आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन से अपराध आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यह बात तो हम समझ गए हैं, व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसमें क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ। यह तो हो गया ऑफेंस, अपराध हो गया, हमने समझ भी लिया कि व्हाट इज़ कॉग्निजेबल, व्हाट इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसमें जो FIR दर्ज होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। यहाँ ऑफ हो गया, यहाँ हो गया इंफॉर्मेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR इज रजिस्टर्ड, यहाँ पे FIR रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कौन सी बात करता हूँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज टू द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ FIR रजिस्टर्ड होगी। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो यहाँ पर FIR रजिस्टर्ड होगी, लेकिन जैसे ही अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वहाँ पर क्या होगा, NCR इज रजिस्टर्ड। देखिए रजिस्टर्ड, इसको ऐसे समझिए, NCR इज रजिस्टर्ड। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसको लेकर अगर सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, थाने में दी जाती है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ तो FIR दर्ज होता है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन वहीं अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, गैर संज्ञेय अपराध होता है, तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यानी कि वहाँ जो सूचना दी जाएगी इस तरह के अपराध की जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती, वहाँ पे NCR होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करके दर्ज किया जाता है। और यह सेक्शन है आपका, यह सेक्शन हो गया 173 BNSS, सेक्शन 173 ऑफ BNSS। और यह हो गया आपका सेक्शन 174 BNSS, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको, यह भी एक फ़र्क हो गया। इसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, इसमें FIR रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, इसमें FIR रजिस्टर्ड होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर NCR, इसको कहा जाता है NCR। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बहुत टेक्निकल मैं बता रहा हूँ बातें, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ऑफेंस तो हो गया, ऑफेंस के बाद का सारा प्रोसेस।
यह तो बता दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्टिंग होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होती है। यहाँ पे वारंट लेना होता है, बिना वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्टिंग नहीं होगा। और ये वारंट कहाँ से लेना होगा? मैजिस्ट्रेट से लेना होगा। किसे लेना होगा? तो पुलिस ऑफिसर को लेना होगा। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को किसी से भी वारंट की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है कि वारंट इज मैंडेटरी बिफोर अरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे वारंट मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसको लेकर अगर कोई सूचना दी जाती है, उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन थाने में दी जाती है, तो उसको जो दर्ज किया जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को जो अपराध हुआ है उसकी जो शिकायत दर्ज कराई जाएगी, उसको लेकर जो सूचना थाने में दी जाएगी, तो वो दर्ज की जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? FIR। ये हम सभी जानते हैं FIR। आज तक हम सब यही जानते हैं कि कोई भी क्राइम होता है तो FIR होता है, लेकिन नहीं, क्राइम को दो भाग में मैंने बांट दिया, अपराध को, ऑफेंस को दो भाग में बांट दिया, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल में तो FIR होता है सर, सेक्शन 173 के तहत। लेकिन वहीं अगर मैं आ जाऊं, ये आपको CRPC में था 154, CRPC में यही था 154, और ये था CRPC में 155। ठीक है, ये था CRPC में 155। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ पर जो FIR, अगर समझने के लिए मैं बता दूं, FIR दर्ज होगी तो उसे FIR नहीं, उसको NCR कहते हैं, FIR नहीं। FIR नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, वह दर्ज होती है। ठीक है, और यह सेक्शन 174 हो गया, जो कि आपको CRPC में 155 था। तो यह अंतर हो गया। ठीक है, यह हम समझ गए, यह सारी बातें। बस अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके ज़्यादा नहीं, यहाँ तक रुक जाइए, अब ज़्यादा नहीं, इतना समझना है आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, दैट्स ऑल। अब हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। या तो मैंने आपको बता दिया था कि आप ऑफेंस को समझ लीजिए, नहीं तो अचानक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर आप क्या बताएंगे? आपको पता होगा तभी तो। इसलिए मैंने उतना ही बताया है आपको जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ़र्क दोनों का आप समझ लिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल पूछेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो यह तो समझ लिए। अब हम आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है, व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस? अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली क्या होता है कि अगर, अच्छा एक और बात है, अगर मान लीजिए कि जो FIR दर्ज हुआ है उसमें एक ऑफेंस हो गया, एक ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, एक ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, सिर्फ एक ही है यह एक, और बाकी जो 4 ऑफेंसेज हैं वह कॉग्निजेबल है। ठीक है, वो संज्ञेय अपराध है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा? ये टोटल ऑफेंस कॉग्निजेबल हो जाएगा, यह टोटल ऑफेंस कॉग्निजेबल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए 4 ऑफेंसेज भी नॉन कॉग्निजेबल है, 4 ऑफेंसेज भी नॉन कॉग्निजेबल है और एक ऑफेंस सिर्फ कॉग्निजेबल है, फिर भी वह क्या ऑफेंस हो जाएगा? वह कॉग्निजेबल हो जाएगा। एक भी ऑफेंस अगर उसमें से कॉग्निजेबल है तो ऑफेंस, तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, उसमें FIR होगा। ठीक है, उसको लेकर FIR होगा। लेकिन अगर सारे अगर नॉन कॉग्निजेबल हैं तो उसको लेकर फिर NCR होगा। ठीक है, यह बात। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह तो पूरा टर्म हमने समझ लिया कि ऑफेंस हुआ, ऑफेंस को क्लासिफाई किया हमने, 2 भागों में उसे बांटा गया है कानून के तहत। एक हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसमें बता दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्टिंग होती है, वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है इसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है, अमूमन इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें वारंट की ज़रूरत होती है। अगर लगता है तभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, नहीं तो इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है। और जो क्लासिफिकेशन इसका दिया हुआ है, वर्गीकरण दिया हुआ है ऑफेंस का, वह दिया हुआ है आपको फर्स्ट शेड्यूल के तहत, यानी सेक्शन 531 जो लास्ट सेक्शन है आपका BNSS का, उसके लास्ट सेक्शन के बाद एक पूरा टेबल चार्ट बना हुआ है। सभी जितने भी प्रकार के अपराध हैं आपके, ऑफेंसेस हैं, उनका पूरा चार्ट बना, उसके आगे लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और कौन से ऑफेंसेस आपके कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। यह तो हो गया। अब FIR की बात करते हैं। तो जो आपका FIR है ना सर, FIR, यह है आपको सेक्शन 173 BNSS,
और सीआरपीसी में यही था आपको 154 सीआरपीसी में, ठीक है। एफआईआर हो गया। एफआईआर के बाद फिर क्या है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। अब एफआईआर को लेकर सवाल यह उठता है कि एफआईआर है क्या। आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि एफआईआर है क्या, एफआईआर को एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सारी बातें हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, उनके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एफआईआर। व्हाट इज एफआईआर, ये एफआईआर क्या है, यह एफआईआर क्या है। पहला सवाल, व्हाट इज एफआईआर। आपसे कोई पूछ देगा अगर कि एफआईआर क्या है तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज एफआईआर। तो एफआईआर है आपको टू सेट द लॉ इनटू मोशन, टू सेट द लॉ इनटू मोशन। एफआईआर क्या है, टू सेट द लॉ इनटू मोशन, यानी कि कोई भी अपराध होता है उसको लेकर जो हम सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं थाने में, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं एफआईआर। यानी कि पर्पस ऑफ एफआईआर से आप समझिए व्हाट इज एफआईआर। एफआईआर का पर्पस क्या है, टू सेट द लॉ इनटू मोशन। एफआईआर, आपके साथ कोई क्राइम हुआ, आप घर में बैठे हुए हैं, बात खत्म, कुछ नहीं होगा आगे। मोशन का मतलब कि आगे की प्रक्रिया, प्रक्रिया की बात हो गई। मोशन का मतलब हो गया प्रक्रिया। क्या हो गया, प्रक्रिया, यानी फर्दर प्रोसेस, आगे की जो प्रक्रिया होती है, फर्दर प्रोसेस। तो यह कब होगा, जब एफआईआर दर्ज करवाइएगा तब ना। तो एफआईआर मीन्स टू सेट द लॉ इनटू मोशन। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हबीब वर्सेस, नोट कर लीजिएगा इसे, नोट डाउन प्लीज, हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर क्या है। तो एफआईआर का मतलब है टू सेट द लॉ इनटू मोशन। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इस बात को कहा गया है आपको, ठीक है। हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में इस बात को कहा गया है। व्हाट इज एफआईआर, ठीक है। आप साफ साफ कहेगा कि एफआईआर मीन्स टू सेट द लॉ इनटू मोशन। अब आते हैं इसके एविडेंशियरी वैल्यू। भाई, इसको एविडेंस के तौर पर माना जाएगा या नहीं, एफआईआर को एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर हम मानेंगे या नहीं, पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। एविडेंशियरी वैल्यू, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। भाई, एफआईआर इज जस्ट मियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एफआईआर जो है ना, सिर्फ एक सूचना है, यह साक्ष्य नहीं है, यह सूचना है। एफआईआर इज जस्ट मियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एफआईआर इज जस्ट अ मियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एफआईआर इज अ डॉक्यूमेंट। FIR is a document। पहली बात, FIR is a document। Its purpose, इसका पर्पस क्या है, to set the law into motion, यानी कि जो कानून के तहत जो आगे की प्रक्रिया होगी वही काम है एफआईआर का। एफआईआर के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप आगे की कार्रवाई कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन उसी के आधार पर कीजिएगा।
तो एफआईआर एक डॉक्यूमेंट है, नो डाउट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एफआईआर इज डॉक्यूमेंट, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसका जो पर्पस है टू सेट द लॉ इनटू मोशन, जो कि मैंने हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एफआईआर का क्या पर्पस है। तो पर्पस ऑफ एफआईआर है कि टू सेट द लॉ इनटू मोशन। ठीक है, तो इसका एविडेंशियरी वैल्यू है कि नहीं, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस जजमेंट को। दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर इज नॉट अ substantive piece of evidence। समझ में आया? मैं नहीं कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कहा एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। समझ में आया? तो एफआईआर एविडेंस नहीं है, एफआईआर इज जस्ट मियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स वेरी पर्पस इज टू सेट द लॉ इनटू मोशन। और यह बात कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में। ऐसे कोरिलेट कीजिए, द वेरी पर्पस ऑफ एफआईआर इज टू सेट द लॉ इनटू मोशन, और यह बात कही गई है हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में। और अगर मैं आपसे पूछता हूं सर कि आप मुझे यह बताइए, आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल यही है कि वेदर एफआईआर हैविंग एविडेंशियरी वैल्यू और नॉट, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू है या नहीं है, एक साक्ष्य के तौर पर एफआईआर को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। जो प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है उस एफआईआर को साक्ष्य के तौर पर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आप मुझे बताएं। तो आप कहिएगा कि सर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में साफ साफ कह दिया है कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, तो हम यह कह सकते हैं कि जो एफआईआर है वह साक्ष्य नहीं है। ठीक है, जजमेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जजमेंट मैंने बता दिया था एफआईआर को लेकर कि द वेरी पर्पस ऑफ एफआईआर इज टू सेट द लॉ इनटू मोशन, वो हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में था। और एविडेंशियरी वैल्यू है या नहीं है, उसके साक्ष्य के तौर पर एफआईआर को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है अपने लैंडमार्क जजमेंट में, जो कि दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हो गया बात हो गया। अब एफआईआर का काम क्या है? जब वो है ही नहीं, एविडेंस है ही नहीं, तो एफआईआर का काम क्या है? एफआईआर का काम क्या है सर? एविडेंशियरी वैल्यू कहा गया, एविडेंशियरी वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं है, लेकिन यह तो कहा गया है कि एफआईआर का द वेरी पर्पस ऑफ एफआईआर इज टू सेट द लॉ इनटू मोशन। हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में तो कहा गया है, हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में तो कहा गया है। तो काम क्या है एफआईआर का? काम क्या है एफआईआर का? एफआईआर का काम क्या है? तो एफआईआर का काम है, एफआईआर कैन बी यूज्ड, एफआईआर को हम
दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है कोरोबोरेट करने के लिए, यानी कि जो एफआईआर में बातें कही गई हैं वह सही है या नहीं है, उसको स्पष्ट करने के लिए हमें साक्ष्य चाहिए। तो साक्ष्य जो हम कलेक्ट करेंगे, जो गवाहों से पूछताछ करेंगे, ठीक है, तो कोरोबोरेट यानी कन्फर्मेशन, वो अगर कन्फर्म करता है तो उसको उस जो एफआईआर में बात कही गई उसको कन्फर्म करने के लिए, उसकी सत्यता को जानने के लिए हम कोरोबोरेट, उसी को कोरोबोरेट कहते हैं कानून की भाषा में, टू कोरोबोरेट, COROBORAT, कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? कोरोबोरेट करने के लिए करते हैं। दूसरा हम कॉन्ट्राडिक्ट के लिए क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट में जैसे कि कोर्ट में गवाह आता है, उससे पूछताछ करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो यह काम कहाँ होता है? तो यह काम होता है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है BSA, जिसे हम BSA कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके तहत इसको हम कोरोबोरेट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट, कोरोबोरेट का मतलब जो बातें कही गई हैं वह सही है कि नहीं सही है, इसकी सत्यता को हम जानेंगे, और कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी कि उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे उसका। तो एफआईआर का यह काम होता है, ठीक है। जैसे कहा जाता कि एफआईआर में आपने यह बातें कही थी, एफआईआर में इस बात का आपने उल्लेख किया था, घटना की तिथि के बारे में आपने यह बताया था, पूछा जाता है कौन सी तारीख थी घटना की, रात का समय था या दिन का समय था, उस घटना के वक्त आप कहाँ थे, एफआईआर से ही पूछा जाता है, इसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। इसी के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके आधार पर पूछताछ होती है, तो वही कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट। तो एफआईआर का काम क्या हो गया? टू कोरोबोरेट और टू कॉन्ट्राडिक्ट। कोरोबोरेट का मतलब कि जो सत्यता है उसको जानने के लिए कि जो बातें कही गई हैं वह सही है कि नहीं, सत्यता जानने के लिए, ठीक है, कि मैटर इज ट्रू और नॉट, ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए, जो बातें कही गई उसे कंफर्म करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसी से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो दो काम हो गया आपका। और यह किसके तहत होता है? तो यह आपका लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ एविडेंस के तहत होता है। यह कब होता है, किसके तहत होता है? यह आपका लॉ ऑफ एविडेंस के तहत होता है। जो होता है ना एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन, जो गवाह होते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, कोर्ट में होता है ना, गवाही होती है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यह किस प्रावधान, ये किसके तहत होता है? तो यह होता है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत होता है। किसके तहत होता है यह आपको? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत होता है। इसमें सेक्शन 160 आ गया और यह सेक्शन 148 आ गया। नया जो आपका बना है कानून, उसके तहत आपको इसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको लेकर जजमेंट भी है, एफआईआर को लेकर यह जजमेंट भी है। वो क्या जजमेंट है? यह तो मैंने आपको बता दिया कि एफआईआर का काम क्या है। भाई इतने देर से तो हम कह रहे थे एफआईआर का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई साक्ष्य का वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसका काम भी तो बता दिया कि इसका काम क्या है, टू कोरोबोरेट, और यह सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 160 के तहत, सेक्शन 160, और कॉन्ट्राडिक्ट ये क्या है, सेक्शन 148 के तहत, ठीक है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसका काम हो गया। आप एक जजमेंट नोट कर लीजिए, अग्नू नगेशिया। जजमेंट क्या है आपको? अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नगेशिया, अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या है? स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह सारी बातें कही गई हैं कि एफआईआर कैन बी यूज्ड। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा गया है कि एफआईआर कैन बी यूज्ड टू कोरोबोरेट, बात सही है या नहीं सही है उसके कंफर्मेशन के लिए सेक्शन 160 ऑफ BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है आपका BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसका सेक्शन 160 में कहा गया है कि बात सही है या नहीं सही है इसको स्पष्ट किया जाता है, इसको स्पष्ट किया जाता है कोरोबोरेशन के माध्यम से, ठीक है, गवाह से पूछा जाता है।
एफआईआर में जो बातें कही गई हैं उसके आधार पे उससे सवाल पूछे जाते हैं और यह स्पष्ट किया जाता है कि जो बातें एफआईआर में कही गई हैं वो सही है या नहीं। तो कोरोबोरेशन में काम आता है सेक्शन 160 जो नया कानून है, सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और कॉन्ट्राडिक्ट के लिए कि क्रॉस वेरीफाई करना है भाई, क्रॉस वेरीफाई एक बार करना है, ऐसा थोड़ी कोरोबोरेट कर दिया, हाँ ये हुआ था, हाँ हुआ था, बस हुआ था, हाँ हाँ हाँ, नहीं, कोरोबोरेट भी करना है, उससे सवाल पूछना है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो उसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करके। और ये दिया है सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और यह बात कहाँ कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो यह बात कही गई है अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दोस्तों एफआईआर का क्या पर्पज़ है, इसको लेकर मैंने आज का यह पूरा लेक्चर सीरीज़ कवर किया, जिसमें मैंने ऑफेंसेस के बारे में भी आपको बताया था कि जो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एफआईआर होती है, एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स किस में होती है, यह सारी बातें। तो कोई भी अगर आपके मन में आज के लेक्चर को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल निश्चित तौर पर पूछेंगे। नमस्कार।